गुड इवनिंग। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। बिहार चुनाव से पहले वक्फ कानून को लेकर सियासी घमासान 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन कानून को कूड़े में फेंकने वाले बयान पर बीजेपी अग्रेसिवली अटैक कर रही है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह शरिया कानून लागू करना चाहते हैं मौलाना तेजस्वी यादव। अब ये शब्द भी आप सुन लीजिए एक बार फिर से। इससे संबोधित किया है बीजेपी ने, गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव को मौलाना तेजस्वी यादव संविधान को जानते नहीं है। आरजेडी बिहार में अगले 50 साल सत्ता में आने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, हिंदू और मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं। इस पर आरजेडी भी चुप कैसे रहे? मोर्चा संभाला सांसद मनोज कुमार झा ने। उन्होंने पलटवार किया, कहा इस देश में नमाज भी पढ़ी जाएगी और भगवान की पूजा भी होगी। इस देश को देखने का नजरिया बदलना होगा। अब बिहार चुनाव से पहले क्या यह चुनावी टोन है, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। उससे पहले रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले वक्फ कानून को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन कानून को कूड़े में फेंकने वाले बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में सांप्रदायिक तनाव भड़काना चाहते हैं। देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश हो रही है। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? बीजेपी के वार पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जुबान में जो नफरत भरी है उसके इलाज की जरूरत है। इस देश में नमाज भी पढ़ी जाएगी, इस देश में भगवान की पूजा भी होगी, इस देश में अरदास भी होगा, इस देश में चर्च की बेल भी बजेगी, और जो इन चारों में यकीन नहीं करते हैं वो भी इस देश में रहेंगे। इस देश को देखने का नजरिया, मुझे पता है फीडबैक उनको जो अपने सर्वे से मिला है बिहार में, वो चौंकाने वाला है उनके लिए, डरा रहा है उनको। तो अब ये व्हाट्सएप ज्ञान बट रहा है, सब चलेगा इस देश में। सुधांशु त्रिवेदी और गौरव भाटिया ने नमाज पर टिप्पणी की है और कहीं ना कहीं अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें की है। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों पर रोक लगानी चाहिए। वक्फ कानून को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी आरजेडी को तुष्टीकरण की सियासत करने को लेकर घेर रही है, तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर 80-20 वाली रणनीतिक खेल की शुरुआत भी हो चुकी है। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। चुनावी टोन सेट हो गया क्या? और अगर किसी कानून को लेकर कोई विरोध कर दे तो क्या उसको संविधान विरोधी कह दिया जाएगा? क्या नमाजवादी कह दिया जाएगा? क्या समाजवादी वर्सेस नमाजवादी वर्सेस विकासवादी वाली थ्योरी चला दी जाएगी क्या? इसी पर करेंगे विस्तार से सार्थक चर्चा। बहस नहीं, सार्थक चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पैनल जुड़ चुका है। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे खुद कई पर्सनल सवालों के जवाब वो दे देते हैं। मेरे साथ बादशाह आलम साहब भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता है आरजेडी के। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता जेडीयू, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों को ही नमस्ते, जय हिंद। डॉक्टर जितेंद्र, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि कल से ही आप भी हो गए, एनडीए के आप मजबूत साथी हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी लगातार नमाजवादी, समाजवादी, विकासवादी। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी कानून से कोई दिक्कत हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को संसद से पारित हुए कई कानूनों से दिक्कत ना हुई हो। फॉर एग्जाम्पल 1991 का वर्शिप एक्ट हमेशा उन्होंने विरोध किया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, अलग चीजें वो सारी चीजें, लेकिन किसी एक कानून का विरोध करना, माना कि तेजस्वी यादव के शब्द ऊपर नीचे खराब हो सकते थे, लेकिन इसमें व्यवस्था है ना। आप उनको संविधान विरोधी कह देंगे, नमाजवादी कह देंगे। जी, भारत एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिबेट के लिए सर। और
जब ये कानून बन रहा था, वक्फ संशोधन बिल आया था जी। उस समय ये आरजेडी वाले क्या कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी डिस्कशन के लिए, उसमें इन्होंने ना कोई रिप्रेजेंटेशन भेजा है और न ही कोई संशोधन प्रस्तावित किया है। इनके सर्वोच्च लीडर श्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं जी। अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी हैं जी। संसद में मनोज झा जी हैं, सदन के नेता अभय कुशवाहा जी हैं और यहाँ बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इनको विशुद्ध रूप से लोगों की भावना भड़काकर, संवेदनशीलता का बोध इनको नहीं है और लोगों की भावनाओं को भड़काने का ये प्रयास कर रहे हैं। जब कानून बन रहा था, संसद में डिबेट चला, इनके भी सांसद वहां पर मौजूद हैं। हाँ। और जब जेपीसी बनी है तो सभी दलों से सजेशन लिया गया है जी। लेकिन इन्होंने सजेशन देने की जहमत नहीं उठाई। यह साबित करता है कि ये लोग कितने सीरियस हैं। और अब कानून बना, अभी यह कानून सर्वोच्च न्यायालय में सब जुडिस है। तो सब जुडिस मैटर में क्या फैसला आएगा, क्या यह कानून वैलिडेट करेगा या नल एंड वॉइड हो जाएगा, यह हम सभी को नहीं पता है। मैं इंतजार करूंगा। एक एक रिएक्शन में सबसे ले लूं। बादशाह आलम साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी की प्रवक्ता है। आलम साहब, मुझे बताइए, मैं जानता हूं कि आपको मैंने कई तरह की चीजें भी पढ़ी हैं, बताई भी हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आप पर आरोप लग रहा है नमाजवाद नमाजवाद नमाजवाद, जिस मंच पर, हालांकि वो आरजेडी का मंच तो था नहीं, आपको भी पता है, जिस मंच से ये कहा जाए खुलेआम कि देखिए शरिया की ये ताकत है कि पूरे गांधी मैदान को हमने भर दिया, तो फिर ये कैसा बाबा साहेब के संविधान का सम्मान आरजेडी कर रही है? प्लीज मुझे बताइए, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। बीजेपी कह रही है ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, शरिया स्क्रिप्ट में बाबा साहेब के संविधान को तब्दील करना चाहते हैं। देखिए, ये जो 2025 का जो चुनाव आ रहा है बिहार का ना जी, तो इसमें ये 2025 के चुनाव साम दाम दंड भेद किसी भी फॉर्मूले को लगा के ये जीतना चाहते हैं। कौन? तो ये आरजेडी की, समाजवाद और जेडीयू की, समाजवाद बीजेपी? जो कौन सर, बात कर कौन? रहे हैं, ये तो इनका दिखावा है। ये कौन? इसके पीछे इनका दूसरा गोल सेट है। हाँ। जो ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके जो बिहार में ये खेला करना चाहते हैं, तो वो बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। ये समाजवाद और नमाजवाद में उलझा रहे हैं लोगों को, ये इनका मकसद नहीं है जी। ये जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके जो वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का इनका प्लान है। हाँ। और जो है इलेक्शन कमीशन बिना किसी पार्टी मीटिंग के, ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं बुलाई, पता नहीं किसका मशवरा लिया, और इस तरह मानसून के सीजन में इस तरह का जो है करेक्शन करना, हाँ। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ये हो ही नहीं सकता है 1 महीना के अंदर। आलम साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। आलम साहब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप कह रहे साम दाम दंड भेद, ये तो हर पार्टी लगा रही है ना। इलेक्शन कमीशन वाले मसले पर भी हमने बात की, लेकिन आज मुझे बताइए, कह रहे हैं आप संविधान विरोधी हैं। मैंने अभी सवाल उठाया, मैंने कहा किसी कानून को, किसी संशोधित विधेयक को अगर मैं उसको पसंद नहीं कर रहा तो मैं संविधान विरोधी कैसे हो सकता हूँ? कैसे कह सकते हैं आप? करती है, जितने कांग्रेस करती है, जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर करते हैं, संविधान विरोधी तो ये लोग हैं। हाँ। इन्होंने कब संविधान का सम्मान किया है? संविधान की ये बात कर रहे हैं भाई, संसद जो है कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट का भी तो कुछ अपना आदेश है, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। हाँ। अब उसके क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होगा, जो डिसीजन होगा वो सबको माने, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। ये जब संविधान को नहीं मानते तो ये सुप्रीम कोर्ट से मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर जो कानून बनता है उसको ये कानून बना के अपना फेल कर देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं। तो ये संविधान का ढोंग रोज रच रहे हैं कि ये संविधानवादी है। ये कहीं से संविधानवादी नहीं है, न ये स्वतंत्रता सेनानी है। अच्छा। ये लोग कभी संविधान की इज्जत नहीं किया। 2 बार बिहार में सरकार गिरा दी भाई। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में रिजर्वेशन। आलम साहब, मैं वापस भी आऊंगा आपके पास, क्योंकि एक एक रिएक्शन लेना है। आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए। जितेंद्र जी, आप सुन रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं क्योंकि चुनाव भी है, और जब जब चुनाव में आप लोगों का खेल सेट नहीं होता, क्योंकि अब तो एनडीए के मजबूत साथी नीतीश कुमार भी हैं, जब आपका खेल बिगड़ता हुआ नजर आता है, आप वापस वही चीजें रख देते हैं, हिंदू मुसलमान, शरिया वर्सेस संविधान, और अब तो आपने नई टर्मिनोलॉजी भी दे दी है, समाजवाद वर्सेस नमाजवाद। खेल खराब हो रहा है क्या? स्वाभाविक है कि जब चुनाव है तो इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे जी। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है जी, तो शब्दों की गरिमा और शब्दों की मर्यादा का ख्याल दोनों तरफ से रखा जाना चाहिए। ठीक है, चुनाव में आप जाइए, जनता से कनेक्ट होने का और जनता को अपील करने जैसे बड़े शब्द आपके पास हो सकते हैं। शब्दों के खजाने इतने कमजोर थोड़े आपके हो गए हैं जिसमें इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, दोनों तरफ से अगर कोई कानून बन गया है जी,
प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद कोई बिल अगर एक्ट में पास हो गया है, एक्ट बन गया है जी, फिर उसको फाड़ने, कूड़ेदान में फेंकने जैसी बात, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है क्या? क्या लोकतंत्र में इसकी इजाजत है कि लोकतंत्र के किसी भी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर? और दूसरी तरफ समाजवाद कहां तक उसमें क्षरण हुआ है जी, समाजवाद में कितनी गिरावट आई है, अगर ये थर्मामीटर लेकर के भी बैठे हुए हैं हाँ, तो आप किसी के सेंटीमेंट के साथ उसको मत जोड़िए कि समाजवाद अब नमाजवाद की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, मैं मानता हूं कि यहाँ भी शब्दों की मर्यादा खुद का ध्यान नहीं रखा गया है, शब्दों का क्षरण है जी, ठीक है। किसी की जुड़ाव किसी के साथ हो सकता है, हाँ। किसी का ये हो सकता है, और बिल्कुल ये आप जो ऊपर जो बात कर रहे हैं वो मुझे समझ में आ गई, लेकिन डॉक्टर संजय प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन हमने देश में देखा नहीं है, ये तो चलिए दूसरी सरकारों ने बनाए हुए विधेयक है, उसको हमने तो ऐसा दौर भी देखा है ना कि जिस सरकार ने बनाया उसी पार्टी का सांसद उस विधेयक को फाड़ रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन आप समझ जाएंगे, उसको फाड़ रहा है। ठीक है, फिर जो नारों की बात हमने कई बार हम क्या क्या हमने सुना है, सौदागर, इसकी उसकी बहुत सारी चीजें हमने सुनी है। इज इट न्यू नॉर्मल इन इंडियन पॉलिटिक्स कि अब जिसमें जिसको जो कहना है वो कह दे और जिसको साधना है वो साध ले, इसी पर वोट मिलते हैं क्या? अब 80-20 का नारा जब आया तब बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे गलत है ये 80-20 क्या है, बांट कौन रहा है, कटेंगे तो बटेंगे ये नारा आया तो सबने कहा देखिए कैसी सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने इन नारों को बहुत पसंद किया, एंटरटेन हुए लोग उनसे। कभी हल्की बातें लोगों को बड़ा पसंद आती है, लेकिन अब भावी पीढ़ी को संदेश क्या देना चाहते हैं जी? क्या लोकतंत्र में ऐसे ही लोग आएंगे जिनमें शब्दों की इतनी दरिद्रता होगी, शब्द इतने कमजोर होंगे कि कोई भी हल्की बात करे, जनता तालियां बजा दे, जनता उससे कनेक्ट हो जाए, हाँ। और लगे कि अरे लोकतंत्र में तो हल्कापन ही चलता है। मैं मानता हूं कि भारत का चरित्र, भारत की संस्कृति और भारत की गरिमा के अनुकूल तो इसको नहीं मैं कहूंगा, ये प्रतिकूल है। परफेक्ट। और ये सबके लिए है। ये आपने एक बहुत बड़ा आईना दिखा दिया सबको। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है ये इसके लग रहे हैं, उसके लग रहे हैं, इस तरफ के लग रहे हैं, उस तरफ के लग रहे हैं। आपने रियलिटी दिखा दी कि लोकतांत्रिक देश में आने वाली पीढ़ी को हम क्या बता रहे हैं। मेरे साथ बादशाह साहब भी जुड़ चुके हैं और जेडीयू से जितेंद्र जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, ये सारी मजबूरियां इसलिए तो नहीं है कि 2020 में जेडीयू ने जितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए एक जीत कर नहीं आया? आपको लग रहा है पहले ही कुछ नहीं था, इस बार कुछ मिल जाए, इसीलिए हिंदू मुसलमान शरिया कानून, शरिया स्क्रिप्ट, इसी दिशा में एनडीए आगे बढ़ रही है? मैं 2 लाइन डेडिकेट करता हूं कि हम अपना दर्द बांटे या ना बांटे, हाँ। पर हम हंसी बांटे, भूलकर सारे गम अपने, सभी के साथ खुशी बांटे, है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आकर मानेगी, हाँ। तो उसके आने तक क्यों ना हम जिंदगी बांटे। जो आसन्न चुनाव है उसको लेकर आपने ये बात कही, तो हम लोग अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी में पूरा भरोसा करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वोट की चिंता कभी नहीं की है, हमेशा वोटर की चिंता की है। हम लोगों ने 11 कैंडिडेट खड़े किए और वे सभी के सभी पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए। यह हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बावजूद इसके हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई है। हम लोगों ने तालीम और मरकज के माध्यम से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें हम लोगों ने रोशनी फैलाने का काम किया है। हम लोगों ने तालीमी मरकज को और स्ट्रॉन्ग किया है। दीन जो हैं वो सशक्त बन सके, कोई हाशिए पे ना रह जाए और पंक्ति में खड़ा हुआ, लोकतंत्र के आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति तृणमूल स्तर तक, ग्रास रूट लेवल तक विकास पहुंचे, इसका हम लोगों ने प्रयास किया है। हम लोगों ने टोलों को, मोहल्लों को सड़कों से जोड़ा है, विश्वास का सेतु बनाया है और मदरसों को हम लोगों ने ग्रांट दिया है। जिस तरह से संस्कृत स्कूल को ग्रांट मिलता है उस तरह से यानी आपने कोई चश्मा नहीं लगा रखा, आपका चश्मा विकासवाद का है। ठीक है सर, डॉक्टर जितेंद्र आपका चश्मा है विकासवाद का। लेकिन मुझे ये बताइए, बीजेपी अब कौन बड़ा कौन छोटा ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा। कल समाजवाद वर्सेस नवाजवाद आ गया, आज गौरव भाटिया यानी बीजेपी की ऑफिशियल लाइन लेकर आए, उन्होंने कहा मौलाना तेजस्वी यादव। एंडोर्स करते हैं इसको? हम लोग
हम जदयू वाले हैं। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मौलाना तेजस्वी यादव ये स्लैंग ठीक है? बिहार में रूल ऑफ लॉ और अगर किसी को मौलाना कहा भी जा रहा है, मुल्ला कहा जा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? मुख्यमंत्री जी अपने आपको क्यों ये डर है कि शरिया स्क्रिप्ट लागू होगी? जितेंद्र जी, ये डर क्यों है आपको कि आप शरिया स्क्रिप्ट लागू हो जाएगी? मुझे हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हम लोग कम्युनल हार्मोनी में विश्वास रखने वाले परफेक्ट। तो ये बात बताइएगा गौरव भाटिया को। बादशाह साहब, मैं आपके पास आ गया। बादशाह साहब, आप भी क्या चाहते हैं? फिर 2020 में आपको मुसलमानों का जो वोट प्रतिशत था 76% मिला। बादशाह साहब सुनिए, 76% वोट प्रतिशत आपको मिला 2020 में। अब वो चाहते हैं तेजस्वी यादव की 90% हो जाए, तो वो जो 47 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी है, तो आप 47 में से 45 कर लें, 46 कर लें, 47 कर लें। इसीलिए आप कह रहे हैं कि गांधी मैदान, ये शरिया की ताकत गांधी मैदान को पूरा भर दिया, ये है चीज। देखिए सर, 2020 का जो इलेक्शन का आप डाटा दे रहे हैं, हाँ, तो उस वक्त भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर गया थी 2020 में। सबसे ज्यादा सीटें हमने जीती थी बिहार के अंदर, ठीक है, 2025 में। हाँ, और हमारा वोट परसेंटेज भी 98 के आसपास था। अब देखिए, ये मुसलमान और शरिया और वक्फ बोर्ड, ये तीनों एक में जुड़े हुए हैं। ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। अब जो 29 की जो रैली हुई, वक्फ बोर्ड बचाओ और दस्तूर बचाओ, तो दस्तूर का मतलब ही होता है संविधान। तो इस पर एक मुसलमानों ने अपना मुजाहरा किया कि जो हमारे हकूक जो है वक्फ बोर्ड के थ्रू हमारी जमीन नहीं, वहां पर शरिया की अगर बात होगी तो इसको तो एंडोर्स नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है बादशाह साहब, आपको भी बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। मैं 30 सेकंड ओवर जा रहा हूं। डॉक्टर संजय प्लीज होल एंड सोल बता दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा। मैं जानता हूं मैं ओवर जा रहा हूं। डॉक्टर संजय, देश संविधान से चलेगा, इस बात को तो माननी पड़ेगी सर। ठीक है, गई बात ठीक है। मैं कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं और कल भी मैं कहूंगा कि ये जो वक्फ है वो रिलीजियस बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैंने कल आपकी उस पूरी डिबेट को ध्यान से भी सुना और कई फैक्टर्स को भी समझने का प्रयास किया। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच बादशाह साहब। अभी तो बहुत लंबी बेला है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही।